कितनी एनर्जी गिर रही है, यही तो बताता है वॉट। तो वॉट से हमें पता चला कि 1 सेकंड में इतनी एनर्जी गिर रही है, ठीक है ना। जैसे बेटा मान लो कि हर फोटोन की एनर्जी 10 जूल होती, समझने के लिए बता रहा हूं, और हर सेकंड 100 जूल एनर्जी गिर रही है, या 100 जूल एनर्जी गिर रही है, तो हर सेकंड कितने फोटोन गिर रहे होते हैं? 10। बेटा एक फोटोन की जब 10 जूल एनर्जी है और हर सेकंड 100 जूल गिर रहा है, तो बेटा डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 10। वही काम तो किया है, हर सेकंड इतनी एनर्जी गिर रही है, एक फोटोन की एनर्जी कितनी है? इतनी है। इससे डिवाइड कर दो, डिवाइड करके सॉल्व कर लो बेटा, एन आ जाएगा। इतनी एनर्जी गिर रही है, एक फोटोन की इतनी है, ये टोटल। अगला लिखो, क्लियर है ये? अगला लिखो वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन बेटा इसको मैं W नॉट से डिनोट करूंगा। केमिस्ट्री में आपने फाई नॉट पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में शायद फाई नॉट पढ़ा होगा, लेकिन मैं W नॉट फिजिक्स में लिखूंगा। देखो, इट इज द मिनिमम एनर्जी वर्क नॉट, वर्क फंक्शन W नॉट, इट इज द मिनिमम एनर्जी, it is the minimum energy required, it is the minimum energy required to eject an electron, it is the minimum energy required to eject an electron from the metal surface, it is the minimum energy required to eject an electron from the metal surface, it is the minimum energy required to eject an electron from a metal surface, from a metal surface। बेटा मेटल के सरफेस से मिनिमम कितनी एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? वर्क फंक्शन। जैसे बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, अगर तुम कम एनर्जी दोगे तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। बेटा एक मिनिमम वैल्यू एनर्जी की होती है जिसको देने पे ही इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। तो बेटा जो मिनिमम एनर्जी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। क्लियर है ना? नाम से पता है, मतलब ऐसे डेफिनेशन से आपको क्लियर है कि वर्क फंक्शन क्या होता है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। क्लियर? अब देखो बेटा ये वर्क फंक्शन कितने तरीके से लिया जा सकता है, तो इसमें लिखो इलेक्ट्रॉनिक इमिशन। नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक इमिशन। बेटा ये एनर्जी मुझे देना है, लेकिन इस एनर्जी को देने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। जैसे पहला तरीका क्या है? तो बेटा पहला हो सकता है थर्मियोनिक इमिशन, जैसे हीट करके ये एनर्जी दे दूं, थर्मियोनिक इमिशन। टाइप्स ऑफ इमिशन में बेटा पहला इमिशन होता है थर्मियोनिक इमिशन, ज्यादा नहीं लिखना है, बस ब्रैकेट में लिख लो ड्यू टू हीट, ड्यू टू हीट, ये थर्मियोनिक इमिशन है। थर्मियोनिक इमिशन में बेटा ये जो W नॉट की एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको किस फॉर्म में दे रहे हैं? हीट के फॉर्म में दे रहे हैं, समझ रहे हो ना? हीट के फॉर्म में दे रहे हैं। दूसरा जो होता है बेटा थर्मियोनिक इमिशन के बाद इसमें सेकेंडरी इमिशन, सेकेंडरी इमिशन, सेकेंडरी इमिशन। सेकेंडरी इमिशन में एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन कोलाइड एंड रिमूव इलेक्ट्रॉन। बेटा जब ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन आके मेटल सरफेस को हिट करे, एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस को हिट करे, और हिट करके जैसे एक फास्ट इलेक्ट्रॉन हिट करे, हिट करने के बाद दूसरे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे, तो ये कौन सा इमिशन? वो कौन सा इमिशन कहलाएगा? वो कहलाएगा बेटा आपका सेकेंडरी इमिशन। सेकेंडरी इमिशन याद रखना, जब एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन इस मेटल सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन को टकरा के बाहर कर दे। तीसरा लिखो फील्ड इमिशन। बेटा ये सब थोड़ा थोड़ा थियरी, इसलिए थोड़ा तेज चल रहा हूं, घबराना मत। फील्ड इमिशन, फील्ड इमिशन में ब्रैकेट में लिख लेना ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। जैसे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड आप इतना बढ़ा दे, मैग्नेटिक फील्ड आप इतना बढ़ा दे कि इतनी एनर्जी हो जाए जो वर्क फंक्शन के इक्वल है, तो बेटा इसे हम फील्ड इमिशन कहते हैं। चौथा लिखो जो हमारे मेन काम की बात है, हाँ ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब आप फील्ड की वैल्यू इतनी ज्यादा कर दो बेटा कि इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? फील्ड इमिशन। बेटा याद रखना अभी तक क्या क्या पढ़ा? फोटोन पढ़ा, फोटोन क्या होता है? पैकेट ऑफ एनर्जी, उसका फॉर्मूला याद हो गया। दूसरा बेटा आपको इंटेंसिटी पढ़ाया, इंटेंसिटी होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया, इधर ध्यान दो अपनी, इंटेंसिटी होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो ऊपर फॉर्मूला हो जाता है एनर्जी की जगह N इंटू एच न्यू, और नीचे हो जाता है A इंटू टी। बेटा इंटेंसिटी की यूनिट क्या होती है? वॉट पर मीटर स्क्वायर। तीसरा क्या पढ़ा? वर्क फंक्शन। अच्छा तीसरा वर्क फंक्शन पढ़ा। वर्क फंक्शन क्या होता है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। एक मेटल के सरफेस से
मिनिमम कितना एनर्जी चाहिए एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, वर्क फंक्शन। वो इलेक्ट्रॉनिक इमिशन कितने तरीके से हो सकता है, कितने तरीके से इस W0 को दिया जा सकता है, हीट के फॉर्म में दिया जा सकता है, एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन से कोलिजन करा के दिया जा सकता है, मतलब एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन यहाँ टकराए इसको बाहर कर दे, फील्ड के फॉर्म में दिया जा सकता है, फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आप बहुत ज्यादा बढ़ा दो तब भी इलेक्ट्रॉन बाहर आ सकता है। एक लास्ट जो हमें बहुत ज्यादा मात्रा में पढ़ना है उसको हम कहते हैं बेटा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक बोलते हैं ना, तीसरा चौथा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ठीक है बेटा, यही हमारे इस चैप्टर का मेन थीम है। इसी से कंफर्मेशन हुआ था लाइट के पार्टिकल होने का। सबसे पहले लाइट पार्टिकल थी, फिर लाइट वेव हुई। लाइट पार्टिकल न्यूटन ने बताया, लाइट वेव फिर किसने बताया, YDSC, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, हाइगन वगैरह ने। फिर से बेटा लाइट क्या होने जा रही है, पार्टिकल। और अब की बार पार्टिकल, पहले प्लैंक ने कुछ बातें बताई थर्मल रेडिएशन से, और आइंस्टीन ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट किया नहीं क्योंकि आइंस्टीन वाज ए थ्योरेटिकल साइंटिस्ट, उन्होंने कभी एक्सपेरिमेंट किया नहीं। लेकिन कुछ दो साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था, ग्रेगर और मैडिसन ने। उनका ऑब्जर्वेशन देख के आइंस्टीन ने अपनी थियरी बना दी। उनके एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन देखा और एक अपनी थियरी बना दी, और उसी को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं बच्चों। उसके लिए आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला था, समझ में आया ना। तो अब हमें उसी इमिशन की बात करें कि हम लाइट से, तो बेटा ये इसका मतलब क्या है, ड्यू टू लाइट। जब आप उस एनर्जी को लाइट से दे तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ठीक है ना। अब इसी को बेटा, इस एमिशन को एक नाम देते हैं हम लोग, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो आइंस्टीन ने खोजा था। इसको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो बेटा सबसे पहले लाइट पार्टिकल हुई, लाइट वेव हुई, लाइट दोबारा से क्या हो गई, पार्टिकल। लाइट बेचारी सोच रही किस्मत में मैं हूं क्या, पहले तो पार्टिकल थी, फिर वेव हो गई, और वेव 100% वेव हो गई। 100% वेव किसने कह दिया, YDSC से, यंग्स के एक्सपेरिमेंट से। अब 100% पार्टिकल हो जाएगी, फिर किसने कहे, कौन बताएंगे, आइंस्टीन। आइंस्टीन एकदम हाँ बोलेगा 100% लाइट क्या है, पार्टिकल है। फिर आप देखो कंफ्यूजन, दो चीज एक साथ सही कैसे हो सकती है। YDSC का भी एक्सपेरिमेंट है और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का भी एक्सपेरिमेंट है, तो दोनों तो एक्सपेरिमेंट है ना, तो दोनों एक्सपेरिमेंट सही हैं। तो दो चीज, एक चीज बता रही है पार्टिकल नेचर और एक चीज बता रही है वेव नेचर। तो आगे जाके एक आदमी आया, दोनों लोग साइंटिस्ट सब मार्क झगड़े पे उतारू हो गए थे, बोले तो YDSC भी सही है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी सही है। तो जब आइंस्टीन से पूछा गया कि अगर आप मान रहे हो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सही है, तो YDSC का जो ऑब्जर्वेशन है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से एक्सप्लेन करो। आइंस्टीन ने हाथ खड़े कर लिए कि हमसे नहीं होगा। समझ में आया ना। फिर YDSC से बोला गया, यंग से बोला गया कि अगर आपका एक्सपेरिमेंट सही है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को आप अपने थियरी से एक्सप्लेन करके बताइए, तो वो भी नहीं बता पाए, तो मैटर बीच में फंस गया। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी सही है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी सही है। तो फिर बाद में एक आए बेटा मिडिल मैन, जिनका नाम था डी ब्रॉगली। दोनों ने बोला दोनों झगड़ा मत करो, लाइट वेव भी है और लाइट पार्टिकल भी है, दोनों नेचर लाइट के अंदर होता है। और आज उसी पॉइंट पे हम लोग सेटल्ड हैं। तो बेटा अब हम धीरे धीरे आपको कौन सा नेचर पढ़ा रहे हैं लाइट का, फिर से कौन सा नेचर पढ़ा रहे हैं, पार्टिकल। फिर पार्टिकल पढ़ाने के बाद आपको नेचर पढ़ाएंगे डुअल, और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। पहले पार्टिकल पढ़ाएंगे, पार्टिकल की सारी थियरी पढ़ाएंगे, फिर डुअल नेचर पढ़ाएंगे, पार्टिकल का मतलब लाइट का केस सेटल हो जाएगा। तो बेटा लिखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लिखो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, emission of electron from a metal surface, emission of electron from a metal surface by the light of suitable frequency, by the light of suitable frequency, by the light of suitable emission of electron from the metal surface by the light of suitable frequency, by the light of suitable frequency, by the light of suitable frequency, by the light of suitable frequency is called photoelectric effect. Suitable frequency is called photoelectric effect, is called photoelectric effect. बेटा सुनो, is called photoelectric effect, क्या हुआ, अच्छा, is called photoelectric effect, ठीक है ना, is called photoelectric। इधर देखो बेटा, इसमें जैसे मान लो कोई मेटल का सरफेस है, कोई मेटल सरफेस है, इसके ऊपर एनर्जी गिरी बेटा, तो ये एनर्जी अगर यहां से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कराना है तो दिस एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन, बोलो किसके, वर्क फंक्शन के।
एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन। तो बेटा अब एक बात सोचो, अच्छा बेटा मैं लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाऊं, लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाऊं, तो बेटा एक फ्रीक्वेंसी ऐसा आएगा, इधर ध्यान से सुनो बेटा, मैं लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाऊं, तो बेटा अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाऊंगा तो एनर्जी बढ़ता जाएगा, ये अभी आपने पढ़ा है ना, फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा तो एनर्जी बढ़ता जाएगा। तो जिस फ्रीक्वेंसी पे ये ई जो है वो डब्ल्यू नॉट के इक्वल होगा, उस फ्रीक्वेंसी का एक नाम होता है बेटा, उसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मैं डेफिनेशन लिखवा दूंगा, समझो ध्यान से बेटा। मैं लाइट का अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाता जाऊंगा तो लाइट की एनर्जी बढ़ती जाएगी, अरे लाइट की एनर्जी बढ़ती जाएगी ना, तो जिस फ्रीक्वेंसी पर एनर्जी डब्ल्यू के इक्वल हो जाएगी, डब्ल्यू नॉट के, उस फ्रीक्वेंसी का एक नाम होता है, उस फ्रीक्वेंसी का नाम क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो अगर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन कराना है तो एनर्जी के टर्म में एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू डब्ल्यू नॉट, फ्रीक्वेंसी के टर्म में फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू न्यू नॉट। न्यू नॉट बेटा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये वो फ्रीक्वेंसी है जिसपे फोटोन की एनर्जी डब्ल्यू नॉट के इक्वल हो जा रही है, ठीक है ना। तो बेटा एनर्जी के टर्म में बात करूं तो वर्क फंक्शन से ज्यादा होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी के टर्म में बात करूं तो इसका फ्रीक्वेंसी जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होना चाहिए। बेटा ई बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एच न्यू। तो बेटा ऐसा न्यू जिसपे ई डब्ल्यू नॉट के इक्वल हो जाए, ठीक है ना, उस न्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो बेटा अगर आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी करोगे तो ई की वैल्यू डब्ल्यू नॉट से ज्यादा हो जाएगी, अगर डब्ल्यू नॉट से ज्यादा हो जाएगी तो मतलब इमिशन हो जाएगा, समझ में आया ना। तो बेटा ऐसा, इसके बाद आता है लैम्डा, लैम्डा शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अब देखो यहां साइन उल्टा हो गया लैम्डा में, क्यों बेटा आप ये सोचो, लैम्डा के टर्म में ई का फॉर्मूला क्या होता है, एच सी बाई लैम्डा, अभी तो बताया था। लैम्डा के टर्म में ई का फॉर्मूला क्या होता है, एच सी बाई लैम्डा। तो बेटा लैम्डा को कम करते जाओ तो ई क्या करेगा, बढ़ता जाएगा। बेटा लैम्डा को कम करते जाओ तो ई बढ़ता जाएगा। तो मैं जब लैम्डा को कम करते करते इतना कम कर दूं कि ई किसके इक्वल हो जाए, डब्ल्यू नॉट के, तो उस वेवलेंथ को हम लोग क्या बोलेंगे बता, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। उसको हम क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। और अगर आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कराना है तो लैम्डा की वैल्यू थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम होनी चाहिए कि ज्यादा, बेटा कम होनी चाहिए, क्योंकि लैम्डा कम होगा तभी तो एनर्जी बढ़ रहा है ना, उल्टा बना दिया साइन, लैम्डा कम होगा तभी तो एनर्जी बढ़ रहा है ना। तो बेटा थ्रेशोल्ड याद रखना, लैम्डा वाला साइन उल्टा होता है, ठीक है ना। तो ये बेटा न्यू नॉट क्या है आपका, न्यू नॉट क्या है, न्यू नॉट है आपका थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, सॉरी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, न्यू नॉट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और बेटा लैम्डा नॉट क्या है आपका, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। चलो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का डेफिनेशन बताओ मुझे कोई, व्हाट इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, डेफिनेशन। थ्रेशोल्ड, चलो पहले थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन बताओ। इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। लिख लो डेफिनेशन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का क्या होगा, इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड to eject an electron from the metal surface. It is the minimum energy required to eject an electron from the metal surface. अगला लिखो threshold wavelength, sorry minimum frequency required, sorry बच्चों, minimum frequency required to eject an electron from the metal surface. लिख लिया ना, it is the minimum frequency, बेटा एनर्जी बोला हो तो करेक्ट कर लेना, it is the minimum frequency required to eject an electron from the metal surface. अब चलो मुझे कोई थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का डेफिनेशन बताओ बच्चों, मुझे कोई थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का डेफिनेशन बताओ कोई भी। इट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ रिक्वायर्ड, यही अंतर है बेटा। अगर वेवलेंथ के टर्म में इट शुड बी द मैक्सिमम वेवलेंथ, अब लिखो डेफिनेशन इसका, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, इट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। बेटा वेवलेंथ शुड बी मैक्सिमम, ठीक है। बेटा क्लिक, ठीक है, डन। डेफिनेशन याद रहेगा बेटा,
बेटा डेफिनेशन याद रहेगा। बेटा एक डेटा मैं आपको बस दे रहा हूँ, वो डेटा नोट कर लेना। एक डेटा मुझे बताना था बेटा, जितने अभी तक नॉन मेटल हैं, पीछे जहां वर्क फंक्शन लिखो ना वहां चले जाओ। बेटा जहां वर्क फंक्शन लिखो ना वहां चले जाओ। वर्क फंक्शन जहां लिखा है वहां चले जाओ। बेटा वर्क फंक्शन जहां लिखो वहां चले जाओ। बेटा जितने अभी तक नॉन मेटल है उसमें लोवेस्ट वर्क फंक्शन होता है, बेटा लोवेस्ट वर्क फंक्शन होता है वो होता है सीजियम का। कितना होता है वो मैं बता रहा हूं, इसका होता है बेटा 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बेटा वर्क फंक्शन लोएस्ट किसका होता है, वर्क फंक्शन लो, ये डेटा बता रहा हूं, ये थोड़ा सा याद रखना। बेटा लोएस्ट वर्क फंक्शन होता है सीजियम का, हाईएस्ट वर्क फंक्शन होता है प्लैटिनम का। बेटा हाईएस्ट वर्क फंक्शन होता है, हाईएस्ट होता है प्लैटिनम का, पीटी। पीटी का होता है बच्चों 5.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल होता है बता चुका हूं, 1.67 इंटू 10⁻⁻19 जूल। बस एक डेटा ऐड कर लेना, ठीक है ना, डन। अब बच्चों देखो सबसे बोलो, अच्छा लिख लो। लोएस्ट होता है सीजियम। सीजियम जानते हो ना, फर्स्ट वाले पीरियड में जो सबसे लास्ट में आता है, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल कौन होता है, सीजियम। सीजियम होता है ना बेटा, तो सीजियम से आराम से मेटल निकला है। प्लैटिनम का सबसे हाईएस्ट होता है, हाईएस्ट और लोएस्ट याद रखना, ठीक है। चलो आगे। अब देखो बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप। एक्सपेरिमेंटल सेटअप बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर ही है। बेटा उसको एक्सपेरिमेंटली दो साइंटिस्ट ग्रेगर और मैडिसन ने कैसे ऑब्जर्व किया, ठीक है ना, तो उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। बेटा याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जिसको आ गया पूरा चैप्टर आ गया। मैं ड्राइंग में थोड़ा सा गड़बड़ करता हूँ, तो सबसे पहले मैं प्लेट ही बना लेता हूँ। बेटा ये प्लेट लिया मैंने और यहाँ पे इस तरीके से ट्यूब बना लिया। यहाँ विंडो रहेगा बच्चों, मेरे पास मिटाने का ऑप्शन है, आपके पास नहीं है, तो थोड़ा आराम से बनाना। अरे कुछ भी बनाओ, बस डायग्राम ऐसा होना चाहिए। ठीक है ना, डायग्राम में जो जो चीज मैं बना रहा हूं होना चाहिए। मैं परफेक्ट ड्राइंग मेरे को नहीं चाहिए। गधा ये मेटल सरफेस पे लाइट आ रही है, एच न्यू। इस विंडो का नाम है क्वार्ट्ज विंडो। क्वार्ट्ज विंडो, क्वार्ट्ज विंडो का मतलब इसके अंदर, और ये जो है ये इवैक्यूएटेड चैम्बर है। इवैक्यूएटेड मतलब वैक्यूम चैम्बर है, इवैक्यूएटेड चैम्बर है, इवैक्यूएटेड है ये चैम्बर, इवैक्यूएटेड चैम्बर। सॉरी बेटा, यहाँ एक मैंने एक और चीज नहीं लगाया, यहाँ पे एक म्यूए लगा लो, माइक्रो एमीटर, म्यूए माइक्रो एमीटर। इवैक्यूएटेड चैम्बर, इवैक्यूएटेड चैम्बर, इवैक्यूएटेड चैम्बर, ठीक है। मतलब इवैक्यूएटेड मतलब इसके बीच में कुछ नहीं है, एयर भी नहीं है। और ये क्वार्ट्ज विंडो क्यों लगा है, क्वार्ट्ज विंडो लाइट को तो आने देगा सारे फ्रीक्वेंसी के, लेकिन एयर को बाहर नहीं जाने देगा, मतलब डिस्कनेक्ट रखेगा। ट्रांसपेरेंट है, वो अंदर आने देगा। मैं सबका फंक्शन पहले समझाता हूँ बेटा। ये माइक्रो एमीटर है, अभी बताता हूँ कहाँ बीच में। ये माइक्रो एमीटर, जैसे मिली एमीटर होता है ना, तो ऐसा ये एमीटर है जो माइक्रो में रीडिंग लेता है। अरे एमीटर है जो कि माइक्रो में रीडिंग लेता है, मतलब बहुत कम करंट को भी डिटेक्ट कर सकता है। समझ में आया? आइए देखते हैं, चलिए देखते हैं क्या सिचुएशन है। इवैक्यूएटेड मतलब नाम,
EVACUATED, इवैक्यूएटेड चैम्बर। बन जाए तो बताना सब लोग। बन गया ना? अब देखो जल्दी बताना। देखो दो साइंटिस्ट की मेहनत आइंस्टीन खा गए। ये उन्हीं का बता रहा हूँ, ग्रेगर और मेडिसन का। ये सारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप उनका था। वो उनका एक्सपेरिमेंटल सेटअप लेके उन्होंने ग्राफ और सब बनाया, बेचारों ने ग्राफ सब बनाया। लेकिन आइंस्टीन आए, देखा उनको समझ में ही नहीं है ग्राफ के बाद क्या करें। आइंस्टीन उनकी बस केस, आइंस्टीन क्या करते थे, पहले से जो एक्सपेरिमेंट करके बैठे थे उनके केस को पढ़ते थे और फिर उसमें अपना दिमाग चलाते थे। नोबेल प्राइज पा गए 1905 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। E बराबर mc² जो आइंस्टीन का सोचते हैं आप, आइंस्टीन उसके लिए नोबेल प्राइज नहीं पाए, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए नोबेल प्राइज पाए। हो गया? अब देखो बच्चों इसमें क्या खास बात है। अब रुक जाओ, सब लोग देख लो इधर, इस एक्सपेरिमेंट से कैसे पता चला क्या है। बेटा जैसे मान लो मैं, अच्छा पहले इसका फंक्शन समझो, इसका फंक्शन समझो, ये नीचे जो लिखा है वो उसका क्या फंक्शन है। बेटा ये ऐसे दो ज्वाइंट है और यहाँ पे रियोस्टेट है। तो बेटा अगर इनके बीच में सेपरेशन में ज्यादा करूंगा तो I इंटू, जैसे इसमें करंट जा रहा होगा, इसको ऑन कर दोगे तो इसके अंदर करंट जाएगा ना। तो बेटा अगर सेपरेशन ज्यादा करोगे तो R बढ़ जाएगा, R मतलब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो ओम्स लॉ से I इंटू R ज्यादा आएगा। अरे बेटा मैं उसको आगे करूंगा तो R बढ़ेगा तो I इंटू R ज्यादा आएगा ना। तो यानी अप्लाइड वोल्टेज बढ़ जाएगा। जितना दूर दूर रखोगे उतना अप्लाइड वोल्टेज बढ़ेगा। एकदम पास में चिपका दोगे अप्लाइड वोल्टेज 0 हो जाएगा। तो बेटा इनडायरेक्टली बेटा मैं इससे वोल्टेज वेरी कर सकता हूं, एक तरह से वोल्टेज वेरी कर सकता हूं। अब एक और बात सुनो बेटा, इससे एक और काम हो सकता है, मैं दोनों डायरेक्शन में वोल्टेज वेरी कर सकता हूं। कैसे? इस वाले वायर को उठा के इधर कर दो और इस वाले वायर को उठा के इधर कर दो, तो जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा। और उसको भी बढ़ा सकता हूं मैं, घटा सकता हूं। समझ रहे हो ना बेटा? इससे डबल फायदा। एक तो प्लस में तो मतलब एक डायरेक्शन में तो वोल्टेज को बढ़ा ही सकता हूं, अगर उनकी पोजीशन मैंने बदल दी और फिर बढ़ाने लगा तो दूसरे डायरेक्शन में भी वोल्टेज बढ़ा सकता हूं। मतलब ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बन गया नीचे जिससे मैं इसको प्लस बना के वोल्टेज बढ़ा सकता हूं और फिर इसको माइनस बना के भी वोल्टेज बढ़ा सकता हूं। इसको प्लस बनाऊंगा तो ये माइनस होगा, जब उल्टा करूंगा बेटा तो ये प्लस हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा। दोनों में वोल्टेज मैं बढ़ा सकता हूं। समझ में आया ना? तो ये है बेटा। अब देखो, अभी मान लो मैंने प्लस वाले में वोल्टेज लगाया है, प्लस वाले में वोल्टेज लगाया है, ये इस सिचुएशन में। तो बेटा अगर मैं इसमें इसको ऑन करूंगा तो इस माइक्रो एमीटर में कोई करंट देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? बेटा स्विच क्या करता है? स्विच सेपरेशन करता है ना। तो बेटा इसके बीच में तो कुछ भी नहीं है ना। बेटा करंट यहां से कैसे फ्लो करेगा? मतलब इस वायर में फ्लो कर जाएगा, लेकिन यहां से भी फ्लो कर जाएगा। यहां करंट कैसे फ्लो करेगा? नहीं फ्लो करेगा। तो नहीं फ्लो करेगा, इसका मतलब इस एमीटर में करंट 0 आएगा। अब मैं बेटा यहां से लाइट डालना शुरू करता हूं, लाइट डालना शुरू करता हूं। तो लोगों ने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, रेड लाइट डाला, फिर वायलेट लाइट डाला, फिर अल्ट्रा वायलेट डाला। तो जब एक मोमेंट के बाद क्या हुआ बेटा कि जैसे ही फ्रीक्वेंसी बढ़ाया उन्होंने, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे बेटा। तो ये वाला अभी मान लो प्लस है और ये वाला क्या है, सॉरी ये वाला मान लो माइनस है और ये वाला क्या है, प्लस है। ठीक है ना? इस प्लेट को माइनस रखो और इस प्लेट को क्या रखो, प्लस। इसको एनोड, ये कैथोड, इसको माइनस रखना है शुरू में। तो बेटा जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां निकलेगा, इलेक्ट्रॉन को यहां अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? यहां माइनस है, दूसरी तरफ उसको क्या दिख रहा है, प्लस। तो इलेक्ट्रॉन भाग के प्लस की तरफ जाएगा। तो जैसे यहां इलेक्ट्रॉन निकल के प्लस की तरफ भागा, सर्किट कंप्लीट हो गई। अरे सर्किट कंप्लीट हो गई ना बीच में। तो सर्किट कंप्लीट हो गई तो यहां पे एमीटर में करंट दिखा। तो अगर एमीटर में करंट दिखा है, इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ है। अरे बात समझ रहे हो ना? अब यहां इलेक्ट्रॉन निकले ही ना, तो यहां तो बीच में कुछ है ही नहीं, तो ये करंट आखिर यहां से यहां गया कैसे? बात समझ रहे हो कि नहीं? तो अगर बेटा इस मिली एमीटर में करंट, माइक्रो एमीटर में करंट दिख रहा है, इसका मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन निकला है और यहां से इलेक्ट्रॉन निकला है और इस एनोड तक पहुंचा है। बेटा ये कैथोड है और ये क्या है, एनोड है। एनोड तक पहुंचा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बेटा जो इलेक्ट्रॉन लाइट के कारण निकला है, एक नया टर्म सीखो, उस इलेक्ट्रॉन को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या नाम होता है उनका? फोटो इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन इस एक्सपेरिमेंट में लाइट के कारण निकला है, उसका नाम क्या रखा जाएगा? फोटो इलेक्ट्रॉन। और जैसे ही फोटो इलेक्ट्रॉन पास करेगा, बेटा इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है तो करंट ऐसे बनेगा। क्लियर बात है बेटा? करंट ऐसे बनेगा। इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है तो उसके उल्टे डायरेक्शन में करंट होता है ना।
तो ये जो करंट बन रहा है यहाँ, इस करंट का नाम क्या होगा, नाम बताओ कॉमन से, फोटो करंट। इस करंट का नाम क्या होगा, फोटो करंट। बेटा ये करंट तभी बना जब लाइट गिरी, ये इलेक्ट्रॉन तभी निकला जब लाइट गिरी, तो इसलिए इसका नाम फोटो इलेक्ट्रॉन, इसका नाम फोटो करंट। समझ में आया? अब हम यही पढ़ेंगे बेटा, फैक्टर अफेक्टिंग फोटो करंट। सबको डन? बेटा इसमें किसी को डाउट हो तो बताओ। यही एक्सपेरिमेंटल सेटअप इस चैप्टर की जान है। हाँ अरे ये आई वगैरह तो ऐसे कंफ्यूज मत करो, हटा दो इसको। बच्चों यहाँ आई लिखा था, हटा दो, चाहे कैपिटल आई लिखना है कैपिटल, वो तो मैं समझाने के लिए लिखा था। उस आई से मेरा बहुत लेना देना नहीं है, ऊपर वाले से तो लेना देना है मेरा, सबसे ज्यादा उसी से तो लेना देना है, क्योंकि वही तो मेरा फोटो करंट है। ऊपर वाले आई से मेरा लेना देना बहुत है। ठीक है, हो गया, लिख लिए? चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। अब हम लिखो बेटा, हेडिंग डालो। एक्सपेरिमेंटल सेटअप समझ में आया क्या? बेटा हम फोटोन को भी देख नहीं सकते थे, इलेक्ट्रॉन को भी देख नहीं सकते थे। हमें कैसे पता चला कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ? इस माइक्रो एमीटर से। समझ में आया ना? माइक्रो एमीटर से पता चला हमें। बच्चों अब लिखो फैक्टर अफेक्टिंग फोटो करंट। लिखो फैक्टर अफेक्टिंग फोटो करंट। फैक्टर अफेक्टिंग फोटो करंट। बेटा हेडिंग डालो, फैक्टर अफेक्टिंग फोटो करंट। फोटो करंट को कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है? फैक्टर अफेक्टिंग फोटो करंट। फैक्टर अफेक्टिंग फोटो करंट। पहला लिखो इंटेंसिटी। पहला लिखो इंटेंसिटी। इंटेंसिटी ऑफ लाइट या इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, कुछ भी बोल सकते हो। इंटेंसिटी। इंटेंसिटी कैसे इसको अफेक्ट करता है? देखो बेटा इंटेंसिटी कैसे करता है, तो सुनो मेरी बात। बेटा अगर इंटेंसिटी इंक्रीज, शॉर्ट में समझा रहा हूं, इसको स्टेटमेंट में लिख लेना, मतलब स्टेटमेंट में एग्जाम में लिख लेना, ऐसे तो तुम्हें बस समझना है। बेटा इंटेंसिटी अगर बढ़ा तो नंबर ऑफ फोटॉन बढ़ा। अरे अभी तो बताया था इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ फोटॉन के। और बेटा एक फोटॉन हमेशा एक इलेक्ट्रॉन से टक्कर मारता है। एक फोटॉन कितने इलेक्ट्रॉन को टक्कर मारता है? एक को। अगर नंबर ऑफ फोटॉन बढ़ा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ा, तो बेटा फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई। अरे क्यों बढ़ी? पहले मान लो 100 इलेक्ट्रॉन को 100 फोटो इलेक्ट्रॉन पे टक्कर हो रहा था, उसमें से 80 निकल रहे थे, तो अब 200 पे टक्कर हो रहा है तो 160 निकलेंगे ना, ऑन एन एवरेज। हालांकि ऐसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी समझने के लिए बता रहा हूं। 200 पे टक्कर मारेगा तो 160 निकलेंगे, तो फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ा। बेटा फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ा। अरे एरो का साइन समझ रहे हो ना, सीक्वेंस समझो। आई बढ़ा तो एन बढ़ा। एन क्या है? नंबर ऑफ फोटॉन। बेटा अगर किसी को दिक्कत है तो याद रखना ये नंबर ऑफ फोटॉन है, बाद में लिख लेना, बाद में कुछ और मत पढ़ना। ये एन क्या है बेटा? नंबर ऑफ फोटॉन। नंबर ऑफ फोटॉन बढ़ा, फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ा, और अगर फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो क्या बढ़ा? फोटो करंट बढ़ा। बस यही बात एग्जाम में लिखना है कि अगर व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन द फोटो करंट। ये इसका ग्राफ हो गया बच्चों। ग्राफ इसका कैसा होगा? तो ये आई हो गया, ये आई हो गया, और ये सीधा ग्राफ खींच दो। लेकिन इन सब में बात एक कॉमन है, अगर ये जो लाइट गिर रही है उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर नहीं हुई तो ये जीरो हो जाएगा करंट। हाँ, स्मॉल आई करंट है, ये कैपिटल आई है। बेटा अगर फ्रीक्वेंसी कम हुई तब तो ये ग्राफ ही नहीं बनेगा। ये बात तब का है, ये बात तब का है जब फोटो करंट बन रहा है। मतलब हमने पहले से एज्यूम किया हुआ है कि मतलब जो लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, हमने पहले से माना हुआ है, तब ये ग्राफ बना रहे हैं। बेटा सबको क्लियर है? बेटा ये एक्सप्लेन कर लोगे, शॉर्ट में लिखवाया लेकिन एक्सप्लेन कर लोगे। इसी सीक्वेंस में करना है। रीजन पूछेगा क्यों, तो रीजन पूछेगा बताया, नंबर आई बढ़ा तो नंबर ऑफ फोटॉन बढ़े, नंबर ऑफ फोटॉन बढ़े तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़े। फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? जो निकलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, और फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़े तो फोटो करंट बढ़े। ठीक है, अब दूसरा देखो, ये दूसरा वाला बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। दूसरा एनोड पोटेंशियल, अब की बार के एग्जाम में शायद आया था।
एनोड पोटेंशियल, एनोड पोटेंशियल, एनोड पोटेंशियल पे क्या डिपेंड करता है? एनोड पोटेंशियल, ठीक है, एनोड पोटेंशियल। सुनो, इस बात को हम समझते हैं। तो एक ग्राफ मैं पहले आपको बना के दिखाता हूं बेटा, एक ग्राफ बना के दिखाता हूं। तो एनोड पोटेंशियल है, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। बेटा इधर लिख लेना V, इधर लिख लेना -V। अरे -V मतलब दोनों पर देखेंगे, प्लस माइनस दोनों पे देखेंगे। तो इसका ये इधर हो गया करंट। बेटा ग्राफ फील करके समझना है इसको, क्यों हो रहा है ऐसा, ठीक है बच्चों, अच्छे से समझना है इसको। तो बेटा मैं ग्राफ अभी बना रहा हूं, तो ग्राफ को ध्यान से देखो, ऐसे ऊपर जाके ऐसे सीधा, ठीक है ना, ऐसे जाके ऊपर ऐसे सीधा ऐसे। अब मैं पहले इसको एक्सप्लेन करता हूं, फिर पीछे वाला एक्सप्लेन, इसके पीछे भी बनता है, लेकिन पहले प्लस वाले को एक्सप्लेन करता हूं। तो बेटा चलो, एक्सपेरिमेंटल सेटअप याद है सबके दिमाग में, याद है ना? अभी देखो बेटा, कौन सा नंबर, हाँ बेटा इधर देखो ध्यान से, बेटा पहले इधर ध्यान से देखो। अगर मैं इस प्लस को बढ़ाते जाता हूं, इस प्लस को बढ़ाते जाता हूं, तो पहले मान लो 100 इलेक्ट्रॉन निकले, कितने निकले? 100। लेकिन पहले जो है 100 इलेक्ट्रॉन निकलने पे जब मैंने पोटेंशियल नहीं लगाया, पोटेंशियल मान लो अभी नहीं लगा रहा हूं मैं, लगा ही नहीं रहा हूं, मतलब जीरो कर दिया इसको, तो 100 इलेक्ट्रॉन पे कुछ मेटल के केस में देखा गया कि जैसे इसके ऊपर 100 इलेक्ट्रॉन, ये लाइट गिरी, 100 इलेक्ट्रॉन निकले, 100 में से 1, 2 या 5 मान लो इसके पास पहुंच जाएंगे। 5 क्यों पहुंचेंगे? जैसे 100 निकले, 100 के बाद वो आगे इकट्ठा होते रहे, तो पीछे से और निकलते रहे, तो पीछे वाले उनको रिपेल करते रहे, और उनके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी भी थी, तो लास्ट तक 5 पहुंच गए। मतलब जब हमने कोई भी पोटेंशियल नहीं लगाया, कोई भी पोटेंशियल नहीं लगाया, तब भी 5 जो है वो यहां तक पहुंच गए, 5 इलेक्ट्रॉन यहां तक पहुंच गए। तो बेटा इसीलिए आपको इस ग्राफ को देखो, अब इस ग्राफ में जब पोटेंशियल जीरो भी है, पोटेंशियल जीरो भी है, तब भी कुछ करंट देखने को मिल रहा है। बेटा पोटेंशियल जीरो होने पे तो करंट दिख रहा है ना, क्यों करंट दिख रहा है? तो कुछ इलेक्ट्रॉन जो है, ज्यादा नहीं, 100 में से 5 इलेक्ट्रॉन अभी भी चले गए, बिना उनको अट्रैक्ट किए वो पहुंच गए। कैसे? अपने बगल वालों से परेशान हो निकल गए सब, एक अकेला था, 100 और निकल गए, तो भागा फिर उधर से, और उसके पास कुछ एनर्जी भी थी और रिपल्सन भी लगा, पहुंच गया। अब इसके बाद देखो बेटा, मैं पोटेंशियल बढ़ाते रहा, इधर प्लस वाले टर्मिनल का पोटेंशियल बढ़ाते रहा, तो बेटा 100 में से जैसे इसका पोटेंशियल बढ़ाया 10 पहुंचेंगे। क्यों? ये खींचेगा ना, अरे अट्रैक्ट करेगा ना, प्लस है ना, तो 10 पहुंच गए, तो 10 पहुंच गए तो करंट बढ़ गया थोड़ा सा, फिर बढ़ाया तो 20 पहुंच गए, फिर करंट बढ़ गया, ऐसे फिर बढ़ाया 60 पहुंच गए, करंट बढ़ गया। लेकिन बेटा मैंने इतना बढ़ा दिया पोटेंशियल कि 100 के 100 निकले, 100 के 100 पहुंच गए, 100 के 100 निकले, 100 के 100 पहुंच गए। उसके बाद आप कितने भी पोटेंशियल बढ़ा लो, करंट बढ़ने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि जितने निकले थे सब तो पहुंच गए, अब नए निकले ही नहीं तो जाएंगे कैसे? तो बेटा इसके बाद पोटेंशियल आप बढ़ाओगे तो भी करंट बढ़ने वाला नहीं है। मुद्दे की बात समझ रहे हो? इस करंट का एक नाम होता है, इस करंट का नाम होता है बेटा सैचुरेशन करंट। इस करंट को क्या कहते हैं बेटा? सैचुरेशन करंट। मैं डेफिनेशन लिखवा दूंगा, अभी फील कर लो बस बात को। अरे बात समझ में आ रहा है क्या? सैचुरेशन करंट, बात देखो जल्दी देखो। बेटा ये समझ में आया क्या? देखो मॉडर्न फिजिक्स बहुत आसान होती है, सबको इसमें समझ में आना चाहिए। मॉडर्न फिजिक्स इज वेरी इजी। बेटा ये समझ में आया, जीरो पे क्यों पहुंचे समझ में आया, ये ग्राफ ऊपर क्यों गया समझ में आया, ये ग्राफ सीधा क्यों हो गया समझ में आया। सीधा इसलिए हो गया कि जितने निकले थे सारे पहुंच गए, और जब सारे पहुंच गए तो तुम कितना भी बढ़ा लो उसको फर्क नहीं पड़ना। अब 100 पहुंच गए तो क्या वो थोड़ी बाहर निकालेगा, बाहर निकालना काम तो लाइट का है। 100 निकल गए, 100 पहुंच गए, तो इस करंट को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? सैचुरेशन करंट। लिखवा दूंगा एक ही बार। तो अभी बस अभी प्लस वाला पोटेंशियल समझ लिया, अब माइनस वाला समझो। अब माइनस वाला समझो बेटा, अब उल्टा वाला देखो, ये इंपॉर्टेंट है, ये ग्राफ का पूरा एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है। इधर आ जाओ, ये अपने इस एक्सपेरिमेंट पे आ जाओ। इस एक्सपेरिमेंट में देखो, इस एक्सपेरिमेंट में देखो, इस एक्सपेरिमेंट में बेटा ये क्या था? प्लस था, ये माइनस था। पोटेंशियल उल्टा कर दो, पोटेंशियल उल्टा करके इसको प्लस बना दो, इसको माइनस, तो V जो प्लस में जा रहा था वो क्या हो गया? माइनस में हो गया। अब देखो बेटा, जैसे ही माइनस में आपने थोड़ा बढ़ाया तो जीरो था तो 5 पहुंच रहे थे ना, या माइनस कर दोगे तो 3 ही पहुंचेंगे।
अरे माइनस है ना, वो प्लस उसको उधर ही खींच रहा है, अब की बार उल्टा हो गया ना। अरे बात फील हो रहा है कि नहीं? 0 पे 5 जा रहे थे, अब तुमने उल्टा करके इसी को प्लस बना दिया और इसको माइनस, तो 5 में से 3 ही तो जाएंगे अब। अरे बात समझ में आ रही है ना? 3 जाएंगे, 3 जाएंगे, थोड़ा और करो 2 ही जाएगा, थोड़ा और करो 1 ही जाएगा, थोड़ा और करो कोई नहीं जाएगा। तो जब कोई नहीं जाएगा उस पोटेंशियल को नाम हो जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। उस पोटेंशियल का नाम क्या होता है? स्टॉपिंग। अब इसी को ग्राफ में देखो, इसी चीज को ग्राफ में फील करो बेटा। जब नेगेटिव डायरेक्शन में मैंने वोल्टेज बढ़ाया तो ये तो कोई नीचे जा रहा था, गया नीचे, गया नीचे, और बढ़ाया नेगेटिव में और गया नीचे, और देखो ये 0 हो गया। अरे नियरली स्ट्रेट लाइन, इसमें कोई पूछेगा नहीं। तुम नियरली स्ट्रेट लाइन या कर्व हल्का से ले लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अरे नियरली स्ट्रेट लाइन, ठीक है बेटा। ये जो पोटेंशियल है, ये कौन सा पोटेंशियल है? इस पोटेंशियल का नाम क्या होगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये जो V0 है माइनस V0, इसका नाम क्या होगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब इसमें जो सबसे तेज वाला इलेक्ट्रॉन था ना, वो भी नहीं पहुंच पाया। इसका नाम क्या है बताओ? ये वाला ग्राफ फील हुआ क्या? बात बस समझ लो, इस ग्राफ को समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपेरिमेंटल सेटअप से समझ लो। समझ में आया ग्राफ कैसे हुआ बच्चों? क्लियर है ना? करणवीर बेटा आपका कनेक्शन चला गया था, ये ग्राफ बना लो पहले। यस सर। हाँ बेटा, दीक्षा नंदिनी समझ में आया ग्राफ? नहीं आया? अरे दीक्षा नंदिनी क्या हुआ बेटा? खुशी? यस सर। चलो सही, आगे चलें। यस सर। अब डेफिनेशन लिख लें, थोड़ा सा डेफिनेशन लिखें। अरे इनको लिख तो लो, लिख तो लो। सेचुरेशन करंट क्या होता है? लिखो सेचुरेशन करंट क्या होता है? सेचुरेशन करंट लिखो बेटा। दिव्या एक बार फादर से बात करो। सेचुरेशन करंट क्या होता है? लिखो, when we increase the anode potential, when we increase the anode potential, when we increase the anode potential after a certain value, all emitted electron, all emitted photoelectron, after a certain value, all emitted photoelectron, after a certain value, all emitted photoelectron reaches to the anode, all emitted photoelectron reaches to the anode, है ना, reaches to the anode, and current become constant, and current become constant. This constant current is called, अब इसी को लिखो, this constant current is called saturation current. This constant current is called saturation current. ये constant current क्या कहलाता है बेटा? saturation current कहलाता है। This constant current is called saturation current. This constant current is called saturation current. ठीक है बेटा? सुनो, अब लिखो stopping potential. stopping potential बेटा, stopping potential लिखो, stopping potential, stopping लिखो, stopping potential लिखो, it is the negative anode potential. stopping potential में लिखो, it is the negative anode potential, it is the negative anode potential at which the fastest moving electron, is not able to reach the anode, at which even लिख लेना, even the fastest moving electron, at which के बाद even लिख लेना, at which even the fastest moving electron, is not able to reach
द एनोड। एनोड, सुनो एक बात सुनो, आर्यन का डाउट एकदम जेन्युइन है बेटा। आर्यन ने बोला कि सर अब उसको कैथोड कहो ना। अरे पोलैरिटी चेंज होकर उधर माइनस हो गया ना, तो उसको कैथोड बोलो ना। बेटा आप बिल्कुल सही हैं, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में उसको एनोड ही कहेंगे, तभी तो नेगेटिव कह रहा हूं ना उसको एनोड ही कह रहा हूं। बाकी आप टेक्निकली बोलोगे तो आर्यन इज करेक्ट, नाउ दैट बिकम कैथोड। बेटा समझ में आया? बेटा उन सारे ग्रुप में से जो इलेक्ट्रॉन निकला, सबसे तेज वाला इलेक्ट्रॉन भी यहां तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो ऐसे पोटेंशियल को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? एनोड, सॉरी स्टॉपिंग पोटेंशियल, कि सबसे तेज वाला इलेक्ट्रॉन भी नहीं जा पा रहा है। बेटा यहां एक फॉर्मूले लिख लेना, काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल्स टू E इंटू वी नॉट। बेटा ये एक फॉर्मूला होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल का इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। बेटा ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, इसको काइनेट एनर्जी कंजर्वेशन से निकाला भी जा सकता है, लेकिन मैं उधर जाना नहीं चाहता। एनर्जी कंजर्वेशन से आ जाता है कि फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय द बैटरी, तो E इंटू वी नॉट के इक्वल आता है। तो बस ये डायरेक्ट याद कर लो। वी नॉट है बेटा एनोड पोटेंशियल, वी नॉट इज सॉरी स्टॉपिंग पोटेंशियल, वी नॉट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। अरे हाईएस्ट वाले की बात कर रहा हूं ना बेटा। तुम इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो हर इलेक्ट्रॉन की स्पीड अलग अलग होगी, क्यों? अरे इलेक्ट्रॉन निकला, उसके बगल में एक इलेक्ट्रॉन ने उसको टक्कर मार दिया, वो कई टक्कर खा गया, समझ में आया ना? लेकिन जो सबसे पहले निकला उसको आगे कोई नहीं मिला टक्कर खाने के लिए, हो सकता है सबसे तेज भागा हो, समझा ना? तो सारे इलेक्ट्रॉन की स्पीड सेम नहीं होती निकलने के बाद। अरे आगे भी तो कुछ इलेक्ट्रॉन है, लंप है इलेक्ट्रॉन का, ढेर है, तो उसमें कोई इलेक्ट्रॉन होगा सबसे तेज भाग रहा होगा, तो यह मैक्सिमम वाला इलेक्ट्रॉन का लेना है। तो बच्चों स्टॉपिंग पोटेंशियल, अब एक बस इसी में लास्ट टॉपिक, फिर अगला टॉपिक, एक पॉइंट इसी में ऐड करना, बाकी मुझे कुछ नहीं करना है बेटा। अगर मान लो, अरे नहीं तो फ्रीक्वेंसी का ट्रेंड भी बताना है मुझे इतना, लेकिन भूलोगे तो नहीं। मैं नेक्स्ट क्लास में फिर से सेटअप नहीं बनाऊंगा, एक्सपेरिमेंटल सेटअप, याद रहेगा सबको ना? चलो ठीक है। फिर बच्चों देखो एक और बात, अब सब लोग को मतलब एक और बात बेटा, देखो थोड़ा इंजॉयमेंट कम करके पढ़ाई आप लोग करिए, ठीक है? और टेस्ट वगैरह प्रॉपर दे। दिव्या टेस्ट देना है, टेस्ट से भागना नहीं है। सुनो एक बात, मैं बैठो एक मिनट, बस एक मिनट, आखिरी एक मिनट। बेटा देखो टेस्ट इसलिए नहीं ले रहे, इसलिए मैं नहीं, आपसे एक्सपेक्टेशन मेरी ये नहीं है कि आप पूरा फुल कर दो, मतलब आप कभी ये मत सोचो, बस आप रेगुलर बैठो, अपने क्लॉक को ट्यून करो, 3 घंटा बैठना सीखो। 3 घंटा बैठना सीखने के बाद एक और चीज मैं बस डिस्कस करना चाहता हूं आपको, कि बेटा जैसे सब लोग अब सिलेबस का प्रिंट आउट रखेंगे, सब लोग सिलेबस का प्रिंट आउट रखेंगे, प्रिंट आउट सिलेबस का, किस सिलेबस का? बोर्ड के सिलेबस का प्रिंट आउट रखेंगे। इसमें होगा तो मैं दिखा भी देता हूं, 1 मिनट बच्चों, बस 1 मिनट रुक जाओ बस। सब लोग बोर्ड का, देखो मैं क्या बताता हूँ, लास्ट में तुम्हारी हालत क्या होगी मैं बताता हूँ। लास्ट में क्या होता है बच्चों, अच्छे बच्चों को ये लगता है ना कि सर मुझे कुछ नहीं आता है, अब मैं पूरा ब्लैंक हूं, मेरा पूरा जो याद है वो गया, मुझे कुछ नहीं आता है। तो बेटा वैसे सिचुएशन में ये रहा, ऐसे सिचुएशन के लिए बता रहा हूं, शुरू से टैकल करना जरूरी है। देखो बेटा ये चैप्टर के वेटेज है, मैं इसको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ये चैप्टर का वेटेज है कि कौन से चैप्टर का कितना वेटेज है, सीबीएसई का ऑफिशियल है, ये सीबीएसई का ऑफिशियल है कि किन चैप्टर का कितना वेटेज है। तो अपना प्लस माइनस अभी से शुरू कर दो। एक मिनट प्लीज सर, 1 मिनट। देखो इनका प्लस माइनस अभी से छोड़ो, अभी से शुरू कर दो सब लोग कि किस चैप्टर का कितना वेटेज है। दूसरा सुनो, लास्ट में तुम लोग क्या करोगे, लास्ट में तुम लोग पैनिक करोगे। तो पैनिक करने का तरीका, जो उसको दूर करने का तरीका बता रहा हूं। तुम ऐसे चैप्टर उठा लो, अब पूरा चैप्टर अगर देखोगे ना तो तुम्हें उसमें बहुत सारी चीज नहीं आ रही होगी, लेकिन तुम अब टॉपिक गिनना शुरू कर दो कि मुझे इस वाले चैप्टर में इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, पक्का आता है। एक टॉपिक तुम्हारा डन हो गया, पेंसिल से टिक कर दो। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पक्का आता है, पढ़ लो, डन हो गया। तो तुम टॉपिक डन करते चले जाओ। नहीं तो अगर तुम अभी क्या है कि अभी आपको लगता है कि मुझे फिजिक्स नहीं आती है, फिजिक्स नहीं आती है तो कभी फिजिक्स खोलोगे नहीं, मन नहीं करेगा। लेकिन तुम ये सोचो ना, साइकोलॉजी, इसका प्रिंट आउट सबके पास रख लो, सब लोग प्रिंट आउट रखो, और इसके बाद टॉपिक टिक करते जाओ। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, क्या अल्टरनेटिंग करंट पढ़ाया, अरे इतना तो पता है ना कि अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, टिक कर दो। पीक ईएमएफ क्या होता है, टिक कर दो। आरएमएस क्या होता है, टिक कर दो। टिक करते करते लास्ट में बोर्ड में रहोगे ना तो तुम्हें क्लियर दिखेगा कि मुझे ये वाला टॉपिक नहीं आता, बस उसी को देख लो। बेटा अगर मान लो 400 टॉपिक है, एग्जांपल बता रहा हूं, अभी से शुरू करो। लास्ट दिन, अब जो बच्चा अभी फ्लैट पढ़ा होगा कि मतलब मुझे फिजिक्स नहीं आता है,
कर लिया। हाँ बेटा, अगर फिजिक्स जिस बच्चे को नहीं आता, जिसको फिजिक्स का फियर फैक्टर है, वो लास्ट दिन जाके तो पढ़ेगा ही, और लास्ट दिन जब वो पढ़ेगा ना तो पागल हो जाएगा, मुझे ये भी नहीं आता, मुझे ये नहीं। उस समय तुम्हें क्या होगा, तुम्हारे पास एक ऐसे पीडीएफ, एक मतलब पेपर होगा जिसमें तुम्हें पता है, और तुमको कॉन्फिडेंस भी आएगा। जैसे अल्टरनेटिंग करंट है, अभी तुमसे पूछूंगा बेटा आपको अच्छे से आता, तो बोलोगे सर थोड़ा डाइसी मैटर है। लेकिन अब जब ये पेपर होगा तो बोलोगे ये तो आता है, ये तो आता है। वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज, रिएक्टेंस आता है मेरे को, 2 टाइप का होता है, एक्सी और एक्सएल, उसका ग्राफ भी आता है मेरे को, इंपिडेंस भी आता है जेड मेरे को, फेजर डायग्राम मुझे बनाना आता है, रेजोनेंस। तो अगर नहीं तैयार है ना तो टॉपिक देख देख के तैयार करो ना, टोटल टॉपिक गिन लो, काउंट करते जाओ, लास्ट में ये सबका सब चीज पे पेंसिल से टिक होना चाहिए, सब चीज पे पेंसिल से टिक होना चाहिए। बेटा ये साइकोलॉजी होती है, ये साइकोलॉजी बच्चा लास्ट में अडॉप्ट करता है। मैं बोलता हूं अभी से कर दो, चैप्टर को चैप्टर देखो ही मत, उसको टॉपिक का ग्रुप देखो, टॉपिक। और ये कोई चैप्टर डिफिकल्ट नहीं है। जैसे बार मैग्नेट है, मैग्नेटिज्म मैटर, क्या होता है बार मैग्नेट पता है, फील्ड लाइंस कैसी होती है पता है, बार मैग्नेट इक्विवेलेंट टू सोलेनोइड कैसे होता है ये पता है, अरे उसका फॉर्मूला। फिर बेटा डाइपोल की तरह कैसे का, ऐसे पढ़ते जाओ, टॉपिक पढ़ते जाओ, टॉपिक पढ़ते जाओ, टॉपिक ईएम वेव ऐसे पढ़ते जाओ, ये सब आपको आता है। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, टॉपिक डन करो, टॉपिक देखो, ये सब टॉपिक, एक एक टॉपिक, मतलब अगर 400 टॉपिक है, 2-2 3-3 टॉपिक पर डे उठा लो। जिनको डर लगता है 3 टॉपिक 4 टॉपिक करके जाओ, जिनको भी डर लगता है फिजिक्स से, उनके लिए बता रहा हूं बेटा। लास्ट में बच्चा यही करता है, हम यही करवाते हैं उससे। आप भी बोलोगे, डर डर के बोलोगे सर मेरे को ये नहीं आता, ये नहीं आता, ये नहीं आता, तो मैं बोलूंगा अपना सीट उठाओ, देखो उसमें क्या क्या आता है तुमको। सबको मेरे को ये पीडीएफ सबके मतलब प्रिंट आउट मेरे को सबको चाहिए, और मेरे को टाइम एंड अगेन चेक कराओगे। पीडीएफ में अभी सेंड कर दूंगा इसको, टाइम एंड। और जिसको प्लस माइनस करना है कि 23 नंबर कैसे आएगा, ये रहा प्लस माइनस करने के लिए, कैसे आएगा ये प्लस माइनस करो। सेमीकंडक्टर 7 नंबर सीधा सीधा पढ़ाऊंगा। देखो जिनको पास होना है इधर देख लो, सेमीकंडक्टर 7, 12 7 19, 3 नंबर एग्जामिनर दे देगा, 4 नंबर एग्जामिनर दे देगा पास। और मैं जो गामा वाले हैं ना उनको यही पढ़ाऊंगा बस, केवल ये डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर से लेकर न्यूक्लियाई तक। 19 पढ़ेगा, 19 पाएगा, 4 एग्जामिनर दे देगा, पास है सब। और कुछ एमसीक्यू में मार ही देगा सब, 4-5 तो एमसीक्यू मार देगा गामा वाले। लेकिन बाकी वाले बदमाशी नहीं, बाकी सबको सारा करना है। वो बस गामा वाले बच्चों को जिनको पास होने का दिक्कत है उनके लिए बता रहा हूं मैं। पास होना केवल मॉडर्न फिजिक्स से पास हुआ जा सकता है, ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स से आप पास हो सकते हैं। थोड़ा रे ऑप्टिक्स मिक्स कर लोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मिक्स कर लोगे तो पास होने से कोई रोक नहीं सकता मॉडर्न फिजिक्स के साथ। ये पीडीएफ में शेयर करूंगा नेक्स्ट क्लास। जो ऑफलाइन आ रहे हैं उनका प्रिंट आउट चाहिए, जो ऑनलाइन आ रहे हैं उनका प्रिंट आउट मुझे देखना है। और मुझे टिक करके टॉपिक अपडेट करोगे, टिक करके। किसी भी दिन मैं फोटो मांग सकता हूं कि टिक किया हुआ फोटो भेजो मेरे को, ठीक है बच्चों। थोड़ा ना मिशन मोड में काम करो, मिशन मोड में। 400 टॉपिक, डेट कितना है, कितना डे है, समझ जाओ बच्चों, जाओ। बाय बाय बेटा।